नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा करेंगे हम अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि संभल के दोषियों पर जो कानूनी शिकंजा कसा है। आपको याद होगा कि संभल में जो बवाल हुआ, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर एफआईआर भी हुआ था। वहां के सपा के स्थानीय विधायक के बेटे के ऊपर भी एफआईआर है। तो एफआईआर को खारिज करने के लिए और अग्रिम जमानत के लिए सांसद बर्क गए इलाहाबाद हाईकोर्ट, खारिज हो गया। दोनों चीजें खारिज हो गई हैं। तो सपा तो उनको निर्दोष करार दे रही थी, लेकिन अब अदालत में बातें आ रही हैं। इस बीच में वहां वक्फ का जो अपना विवाद है वो भी सामने आ रहा है। तो इस पर सबसे पहले बात करेंगे और सबसे पहले इसी पर सवाल जवाब करेंगे अपने संवाददाता से और देखेंगे कि क्या कुछ वहां के हालात हैं। और इसके बाद आज की खास चर्चा होने वाली है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सौगातें दी, और उसमें गरीबों को पक्के मकान के साथ दिल्ली को और भी कई सौगातें हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जिस पर कांग्रेस भड़क गई, और वो मामला क्या है? वो मामला है दिल्ली में वीर सावरकर कॉलेज का। तो वीर सावरकर का के नाम से तो इन दिनों कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस भड़क जाती है। तो फिर से भड़क गई, जबकि यही वीर सावरकर हैं जिनको वीर इंदिरा गांधी ने कहा था, जिनके नाम पर डाक टिकट जारी इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन वीर सावरकर से इन दिनों कांग्रेस को चिढ़ है। तो वीर सावरकर को लेकर के उन्होंने अपनी एक बार फिर से चिढ़ को जाहिर कर दिया। तो क्या ये जो कांग्रेस का विवाद है, इस कांग्रेस के विवाद में क्या कुछ है और इसके पीछे मकसद क्या है? क्या ये तुष्टीकरण की नीति से जाकर जुड़ता है? इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात कर्नाटक में जो फ्रीबी के लगातार झटके लग रहे हैं। बिजली के दाम बढ़े थे, दूध के दाम बढ़े थे, तमाम चीजों की कीमतें बढ़ी थी। अब बस का किराया भी बढ़ा दिया गया है। तो महिलाओं के लिए फ्री बस, लेकिन जो उनके पति हैं पुरुष, उनके लिए डबल किराया। बीजेपी ने हमला बोला। इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सौंपे 1675 नवनिर्मित फ्लैटों की चाबी। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज भारत मंडपम में कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता, उन्नति और प्रदर्शन शील्ड के लिए पुरस्कार प्रदान। राज्य लॉजिस्टिक्स सुगमता रिपोर्ट 2024 का भी हो रहा है विमोचन। संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लगा करारा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की एफआईआर, रद्द करने की याचिका। कर्नाटक में बिजली, डीजल और दूध के बाद राज्य परिवहन की बसों का भी अब बढ़ गया किराया। तो बीजेपी ने पूछा सवाल, पत्नी को बस में फ्री पास, लेकिन पति पर डबल चार्ज की मार। और पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भयंकर ठंड, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। राजधानी दिल्ली में कोहरे के चलते हवाई यातायात भी हुआ प्रभावित। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के संभल में जो बवाल हुआ था, तो आपको याद होगा कि उसको लेकर के सपा सांसद और विधायक के बेटे पर आरोप लगा था। तो वो अदालत में राहत के लिए गए थे और राहत मिली नहीं। तो संभल के दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। संभल में हुए बवाल का मामला, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के सपा सांसद बर्क की याचिका को खारिज कर दी। संभल के स्थानीय सांसद बर्क ने अपने ऊपर हुए एफआईआर को रद्द करने की याचिका डाली थी। जियाउर रहमान बर्क की अग्रिम जमानत की याचिका को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस की जांच जारी रहेगी, यह हाईकोर्ट ने कहा। लेकिन यह थोड़ी सी राहत दी है कि फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन
पुलिस नोटिस जारी कर उनको कभी भी बुला सकती है और पूछताछ कर सकती है। सपा के स्थानीय सांसद पर संभल हिंसा मामले में भीड़ को भड़काने का आरोप है, तो सपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पार्टी अपने सांसद जियाउर रहमान बर्क को निर्दोष बता रही थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके परिवार के ऊपर करोड़ों रुपए की बिजली चोरी का भी तो आरोप है। और इस बीच संभल जिले में वक्फ के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया है। दरअसल हुआ यह था कि संभल की जो जामा मस्जिद है, विवादित जामा मस्जिद, उसके करीब पुलिस चौकी बन रही थी। तो उस पर पुलिस चौकी जहां बन रही थी उस जगह पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। तो विवाद उठने के बाद प्रशासन ने शहर की सभी वक्फ संपत्तियों की जांच करने का फैसला ले लिया। इस बीच सर्वे कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में अदालत में अपनी रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट जमा करा दी है। तो सूत्रों के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में संरचना में बदलाव किए जाने के कई ठोस सबूत मिले हैं। तो ये तमाम मामले संभल से सामने आ रहे हैं और इन सब पर संभल के एसडीएम वंदना का कहना है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के विनियमित क्षेत्र का नक्शा पास ही नहीं है, जिसके कारण उन्हें तीसरी बार नोटिस दिया गया है। ये प्रकरण है कि संभल के विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण या नव निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना होता है, जो इस प्रकरण में नहीं कराया गया था। इनको नोटिस जारी किया गया था, तो उस पहले नोटिस में इन्होंने समय मांगा और दूसरी बार में इन्होंने जो आपत्ति प्रस्तुत की है, उस आपत्ति के क्रम में इनको अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार नोटिस दी गई है। तो ये संभल से तमाम चीजें सामने आ रही हैं और एक से बढ़कर एक चीजें निकल रही हैं। और जो लोग दोषी हैं और जो कह रहे थे नहीं 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 हम तो बाहर थे, हमने कुछ किया नहीं, अब अदालत भी उनकी चीजों को देखकर उनको राहत दे नहीं रही है। विकास सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से उनकी एफआईआर रद्द करने की याचिका बर्क की खारिज कर दी, अग्रिम जमानत भी नहीं दी, ये भी कहा कि पुलिस जब भी बुलाएगी जाना पड़ेगा पूछताछ के लिए, तो अब तो सपा बैकफुट पर चली गई होगी, क्योंकि सपा तो कह रही थी नहीं नहीं ये तो उस दिन बाहर थे, ये तो बिल्कुल निर्दोष हैं। अब तो अदालत ने जब नहीं एफआईआर रद्द नहीं की, जमानत अग्रिम जमानत नहीं दी, अदालत को कुछ दिखा तभी तो ऐसा हुआ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस पूरे प्रकरण में पुलिस जांच कर रही है, न्यायिक आयोग जांच कर रहा है और कल ही एक ऐसे आदमी की गिरफ्तारी हुई है जिसने पुलिस अधीक्षक के ऊपर फायर किया था। अब यहाँ के सांसद जो बर्क हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट में उनको राहत नहीं मिलती है। इस बात का अब साफ संदेश जाता है कि जो जांच चल रही थी, अब पुलिस के मन में जो सवाल हैं, जो उन्होंने एफआईआर में उनका नाम डाला था, अब वो उनसे पूछताछ कर सकेगी। कोर्ट ने साफ कहा है बर्क से कि आप पुलिस की जांच में सहयोग कीजिए। उनको जो है कि जब जब पुलिस जो जो पूछना चाह रही है, जब जब बुलाना चाह रही है, आप जाइए और बताइए। क्योंकि जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, निश्चित रूप से वो एक बड़ी साजिश थी। 28 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल होते हैं और उन पर कोई एक बयान नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जो वहां के जो मुस्लिम पीड़ित होते हैं, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो आप राजनीति देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी की राजनीति एक तरफ है, घटनाक्रम एक तरफ है। एक तरफ वहां पर 46 साल बाद एक मंदिर का ताला खुलवाया जाता है और वहां उस पूरे एरिया की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, हिंदुओं को वहां से मजबूरन पलायन करना पड़ जाता है। दूसरी तरफ वहां के जो हालात हैं, जो ऐतिहासिक महत्व है संभल का, उसके लिए प्रशासन काम कर रहा है। साथ ही साथ 24 नवंबर की जो हिंसात्मक जो बवाल हुआ था, उस पर पुलिस की पैनी नजर है और उस पर धीरे धीरे कर जो कल जो गिरफ्तारी की गई है, उससे भी कई अहम बातें निकलकर सामने आई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस मामले पर आगे की कार्रवाई उनकी जारी रहेगी, क्योंकि 91 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई थी, 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं और आने वाले कुछ
दिनों में और गिरफ्तारी की कार्रवाई और तेजी से की जा सकती है। क्या कुछ चीजें निकल कर आ रही, किस तरीके से विवेचना चल रही है, उसमें जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, इनसे भी पूछताछ की जाएगी, तो उनसे भी उस आधार पर पूछताछ की जाएगी। तमाम सारे चीजें अब खुल रही हैं, तमाम सारे जो फुटेज हैं, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो या तमाम सारे वहां पर अन्य लोगों के मोबाइल के विजुअल हो, उन सबको पुलिस ने खंगाला है। उस एरिया पर अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है और कुछ लोगों की लोकेशन की जा रही है, क्योंकि संभल के तार हमेशा कराची और अफगानिस्तान तक से जुड़े रहे हैं। तो पुलिस फूंक फूंक कर बड़ी ही गंभीरता के साथ इस मामले में आगे बढ़ रही है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो उसकी तो लाइन क्लियर है कि एक तरफ जहां उसका वोट बैंक है, उसको बस वही बात करनी है, लेकिन हाईकोर्ट ने उस बात को नहीं स्वीकारा है, सिरे से खारिज कर दिया है। अब सपा सांसद को पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। को लेकर के कि जहां पुलिस चौकी बन रही थी उसी पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, लेकिन अब प्रशासन ने कहा है कि अब तो जांच होगी कि सच में कौन कौन से जमीन के पेपर हैं आपके पास, वक्फ बोर्ड के पास। तो ये कहीं उल्टा तो नहीं पड़ेगा इस दावे के बाद, क्योंकि अब तो हर एक चीज की, हर एक जमीन की छानबीन होगी। प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है, विकास? जी बिल्कुल, इस जांच होगी और जिस तरीके से वहां पर माहौल था, वहां पर जरूरत थी पुलिस चौकी की, जिस तरीके से वहां हालात पैदा हो गए थे, आसपास के एरिया पर जिस तरीके के वहां पर लोग रहते हैं, जो बवाल काटा गया था वहां पर, तो वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से चौकी का निर्माण कराया गया। जो वक्त का ये जो दावा है, वो दावा तो अगर उसकी जांच सिरे से की जाएगी धीरे धीरे कर तो पूरे प्रदेश में कई परतें खुलकर सामने आएंगी। उस पर बिल भी आ सकता है, आने वाले समय में जब आएगा तो आएगा। फिलहाल संभल प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है कि जहां जहां इनके दावे हैं, इनके कब्जे हैं, तमाम सारे आम लोगों की जमीनों से बेदखल कर देते हैं वक्फ वाले, इन सब चीजों की जांच की जाएगी और तफ्तीश से पता लगाया जाएगा। जो वक्त कहीं भी दावा कर देता है जमीन की, जिसका निर्माण ही जो किया गया था आम लोगों के लिए किया गया था, लेकिन आज तक कभी उसका किसी गरीब का भला नहीं हुआ, ये विवादित हमेशा रहा है। कुछ चंद लोग जो रसूखदार लोग होते हैं वही इसकी जमीन की मलाई काटते रहते हैं, ये कह दीजिए अपना फायदा उठाते रहते हैं, रसूख बनाए रहते हैं, और किसी आम आदमी का तो इससे भला हुआ ही नहीं था। अब इस मामले पर भी जांच कराई जाएगी। संभल में जहां जहां जो चीजों पर इनके दावे हैं, उन दावों की तस्दीक की जाएगी, उसके बाद से प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल, ये कार्रवाई करेगा। और इस बीच में जो सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई है, सर्वे की रिपोर्ट, विकास, उसके बारे में भी कुछ चर्चा है कि उसमें कुछ ठोस सबूत, कई ठोस सबूत ऐसे हैं जो संरचना में बदलाव से जुड़े हुए हैं और बताते हैं कि हाँ उसमें काफ़ी बदलाव किया गया। इस बारे में चर्चा किया। वैसे तो सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट गई है, लेकिन फिर भी मीडिया में चर्चा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चूंकि गोपनीय तरीके से ये रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था, जो कल दाखिल कर दी गई है। लेकिन जो चर्चाएं हैं, चूंकि कोर्ट कमिश्नर के साथ तमाम सारे और अन्य लोग मौजूद थे, वहां पर ये सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि उस जामा मस्जिद के अंदर किला है, वहां पर जो दीवारें हैं उन पर फूल और पत्तियों के भी चिन्ह पाए जाते हैं। जो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो सब वहां पर है। उसके ढांचे में परिवर्तन किया गया था, ये इससे पहले भी कहा गया था, एएसआई की तरफ से रिपोर्ट में भी कहा गया था कि उस ढांचे पर जो पहले था उस पर जो है कह रहे हैं परिवर्तन किया गया है। एएसआई के लोगों को वहां घुसने नहीं दिया जाता था। इस बात को एएसआई ने कोर्ट में समझ अपनी बातें रख चुका है। अब ये इस रिपोर्ट पे क्या कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार आगे की दिशा इस मामले की तय होगी, क्योंकि हाईकोर्ट जाने को बोला गया था इस मामले में। हाईकोर्ट अब संभल की कोर्ट की कार्रवाई जो है उस चंदौसी कोर्ट की, ये आगे की किस तरीके की कार्रवाई चलेगी ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं वहां पर तमाम सारी वो प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं। वो एएसआई की तरफ से जो बातें कही गई हैं, दोनों को मिला के अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो सब जानते हैं जग जाहिर है वही बात है। चलते चलते जरा यह भी बता दीजिए कि जियाउर रहमान बर्क और उनके परिवार के ऊपर बिजली चोरी के गंभीर आरोप हैं। उस मामले में कहां तक कार्रवाई पहुंची अभी तक? देखिए, उनको इस मामले में नोटिस दिया जा चुका है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा चुका है, कार्रवाई की जा रही है। उसके आगे की जो उनके ऊपर जो राशि थी 1 करोड़ 91 लाख
की जो प्लांटी लगाई गई थी उसके आधार पर किस तरीके से अदायगी करेंगे ये आगे तय होगा। लेकिन साथ साथ जो वैधानिक कार्रवाई होती है, जो मामले दर्ज कराए गए हैं वो कोर्ट में चलेंगे, उसके आधार पर जो उनकी सजा होगी उस अनुसार तय किया जाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से उनकी सारी अपीलें रद्द कर दी गई हैं, जो FIR लॉन्च करने रद्द करने की डिमांड गई थी। तो अब आगे चलकर इसमें जो कार्रवाई होगी, जो नियमता सजा होगी, वो अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो उनको वो सजा मिलेगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जुड़ने के लिए और विस्तार से इस मामले पर जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े थे और संभल में जो कुछ निकलकर सामने आ रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे थे और विस्तार से जानकारी दे रहे थे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सौगातों की बरसात की है, लेकिन एक सौगात पर बड़ी विवाद और उस पर कांग्रेस की तरफ से आपत्ति आ गई है। वीर सावरकर कॉलेज, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी की जो इन दिनों की पॉलिटिक्स है उसमें तो कांग्रेस को विरोध करना ही था, तो कांग्रेस भड़क गई है। इस पर करेंगे बात कि ये जो भड़क रही है कांग्रेस, इसके पीछे क्या है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति है? खास मेहमानों से करेंगे खास चर्चा। अभी वक्त है एक ब्रेक का। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले ही हमने बताया था कि आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि एक बार फिर से वीर सावरकर के नाम पर कांग्रेस भड़क गई। और ये भड़की क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर कॉलेज को शिलान्यास किया दिल्ली में। तो वीर सावरकर के नाम पर फिर भड़की कांग्रेस। नए साल की शुरुआत के साथ ही पीएम मोदी ने आज दिल्ली वासियों को कई सौगात दी। जहां झुग्गी वहीं मकान, इसके संकल्प को पूरा करते हुए 1675 गरीब लोगों को अपने सपनों के महल की चाबी सौंपी प्रधानमंत्री ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली वासियों को 4000 करोड़ रुपए की सौगात दी और इसने दिल्ली वासियों को नई ऊर्जा से भर दिया। पीएम ने कहा कि उन्होंने अपने लिए तो कभी घर नहीं बनाया, बल्कि इन वर्षों में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पक्के घर होने के सपने को पूरा किया है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने लिए ही शीश महल बनाते रहते हैं। बुनियादी सहूलियतों की इस लंबी फहरिस्त में दिल्ली विश्वविद्यालय को आज प्रमुखता से रखा गया था, जहां सावरकर कॉलेज की आधारशिला के साथ 600 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विश्वविद्यालय को दिया गया है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 कैंपस होंगे, जिनमें ज्यादा से ज्यादा छात्रों को नामांकन का मौका मिल पाएगा। लेकिन वीर सावरकर के नाम से जो कॉलेज की आधारशिला रखी गई, इसके नाम पर तो कांग्रेस पार्टी में सियासी विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन NSUI सावरकर के बदले इस कॉलेज का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी मानते ही नहीं है, तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी तो एक कदम और आगे चले गए और कहा कि चुनाव से ठीक पहले वीर सावरकर कॉलेज क्यों? यह स्थिति सांप्रदायिक बनाने की कोशिश है। दिल्ली में वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज को 2021 में DU की कार्यकारी परिषद से मंजूरी मिली थी। सावरकर कॉलेज नजफगढ़ में 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। सावरकर कॉलेज के नाम से कांग्रेस की दिक्कत को समझ सकते हैं, लेकिन दरअसल राहुल गांधी सावरकर के विरोध को लेकर ही अपनी मोहब्बत की दुकान इन दिनों चला रहे हैं। तो अमर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने कहा था वे तब तक कांग्रेस से नहीं जुड़ेंगे जब तक ये पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण से अपने को दूर नहीं करेगी। अंग्रेजों की प्रताड़ना को झेलने वाले ऐसे कम ही स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने 13 साल कठिन काला पानी की सजा काटी हो और दोहरी सजा हुई हो। लंबे समय तक कठोर कारावास की सजा भुगत चुके सावरकर को शर्तों के साथ 1924 में रिहा किया गया था और आज राहुल गांधी सावरकर को डरपोक बता रहे हैं।
या फिर उनकी पार्टी उन्हें स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने सावरकर के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। इंदिरा जी ने कहा था, सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत करना आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन सवाल यह है कि आज की कांग्रेस को क्या हो गया है, और कांग्रेस के साथ उनके सहयोगियों को भी। बहरहाल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। आम आदमी पार्टी देश के लिए आपदा से कम नहीं है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वार, और जैसा कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री इशारों में एक बार अनुभवी चोर भी बोल चुके हैं। खैर, डीयू कॉलेज का, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखे जाने को लेकर कांग्रेस को मिर्ची लगी और उसने आपत्ति जताई। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली के कॉलेज का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर होना चाहिए था। दिल्ली का कॉलेज था तो दिल्ली के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से रखे, या अभी अभी स्वर्गवासी हुए हैं मनमोहन सिंह जी, उनसे बड़ा कौन अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाला, कौन शिक्षा से जुड़ा आदमी रहा होगा। यूजीसी के भी रहे हैं, वो शिक्षा में भी बहुत काम किया है। बिल्कुल उपयुक्त होता कि उनके लिए हम ये, पर भारतीय जनता पार्टी से न स्वतंत्रता संग्राम से मतलब है, न शिक्षा से मतलब है। उन्हें तो कैसे वातावरण में जहर घोलो, इससे मतलब है। लेकिन कांग्रेस के इस रुख को समझा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने तो वीर सावरकर पर अंग्रेजों से डरकर माफी की चिट्ठी लिखने का भी आरोप लगाया था। सुनिए। बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। तो राहुल गांधी ये आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा सावरकर जी का अपमान किया है। यह कोई नई बात नहीं है और यह तो कांग्रेस का असली चेहरा है। मुझे लगता है कि ये नया नहीं है। सावरकर जी के बारे में गलत बोलना, उनको उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना, ये पहली बार नहीं हुआ। तो कांग्रेस यही करेगी। मुझे नहीं लगता उसमें कोई, क्योंकि कांग्रेस का असली चेहरा यही है जो सावरकर जी के त्याग, समर्पण और देश प्रेम से कभी भी वो राजी नहीं है। तो बहरहाल ये जो विवाद कांग्रेस की तरफ से किया गया है, इसके पीछे का मकसद क्या है?
या फिर कांग्रेस की अब ये स्थायी सोच बन चुकी है? इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिरुद्ध जी। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं जरा विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए इस चर्चा को। विनोद जी, हम पहले भी देखे हैं कि अगर इंदिरा गांधी के कांग्रेस को आप छोड़ दें तो जो राहुल गांधी जी की कांग्रेस है वो तो वीर सावरकर को लेकर कई बार ऐसे मुद्दे उठा चुकी है, लेकिन क्या वीर सावरकर के नाम पर अगर एक कॉलेज का नाम रखा जाता है दिल्ली में तो क्या इस पर विवाद उचित है? और मैं इसलिए भी कह रहा हूं इसमें क्योंकि इन्होंने फिर से एक बार उन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम ले आए जिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के राष्ट्रीय शोक के दौरान राहुल गांधी देश से बाहर चले गए थे। लाल जी, आज वीर सावरकर कॉलेज के इस चर्चा के साथ में आज बहुत कुछ चर्चा हो सकती है, क्योंकि इतिहास के उस पन्ने में जिसके कांग्रेस पार्टी एक भारत के इतिहास मानते हैं, उसमें राहुल गांधी के जब इस इतिहास को आप देखेंगे तो शायद उन्हें, मुझे लगता है कि इस देश की नई पीढ़ी को ये समझना चाहिए जी कि जिन बड़े नेताओं के नाम राहुल गांधी अभी गिना रहे थे और जो कांग्रेस के नेता अभी प्रमोद तिवारी स्वतंत्रता सेनानी से सावरकर को खारिज कर रहे थे, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि सावरकर के जेल में और इनके बड़े नेताओं के जेल में क्या अंतर था। बहुत अंतर था। जो बड़े नेता का नाम राहुल गांधी कह रहे थे, वो बड़े नेताओं को जब जेल मिला, चाहे 2 साल का या 1 साल का भी मिला हो, तो उन्हें आगा खान पैलेस में जेल होता था और उनके जेल में उन सारी सुविधाएं होती थी, पीए से लेके और उनके आने जाने से मिलने जुलने पे किसी को पनाही नहीं थी, बैडमिंटन तक की सुविधा थी। तो लेकिन सावरकर के जेल को जब राहुल गांधी एक बार देख आए, जिसमें वो 13 साल कठोर सजा काला पानी के, वो अंडमान के काला पानी जेल में जिस बंदे ने गुजारा हो, जिस स्वतंत्रता सेनानी ने, तो उसकी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं और तब मानेंगे कि स्वतंत्रता के इस दीप को जलाने में सावरकर का कितना बड़ा योगदान था जी। इस नई पीढ़ी को समझना चाहिए कि जो इतिहास के लेखन और परंपरा में कुछ लोगों को छोड़कर बाकी के एक तरह से ढक दिया गया था, उनके नाम, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को, वो ये दौर है जिस दौर में वो नाम, इस अमृतकाल में आप कह सकते हैं कि वो नाम सामने में आए हैं, वो चेहरे सामने आए हैं कि देश एक कृतज्ञता जाहिर कर रही है। अफसोस की बात तो ये है कि अब स्वर्गीय इंदिरा गांधी सावरकर को एक स्थापित स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्टैंप जारी किया था और राहुल गांधी की एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारे नेता डरे नहीं, सावरकर डर गए। ये विरोध सिर्फ इसलिए है कि जब सावरकर कहते हैं कि मैं कांग्रेस इसलिए कभी ज्वाइन नहीं किया या कांग्रेस की तरफ आकर्षित नहीं किए क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के पाप से मुक्ति नहीं हो सकता, और यह परंपरा आज तक बनी हुई है, इसलिए यह सावरकर का विरोध है। सावरकर का विरोध करते हैं, लेकिन यह विरोध क्या उचित है? उचित है संदीप जी ये विरोध क्या? वीर सावरकर जिनका सम्मान इंदिरा गांधी जी ने किस तरह से किया उसका हम खुद अभी दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, उसकी चर्चा विनोद जी ने की। क्या वीर सावरकर का ऐसा विरोध करना उचित है? उनके नाम पर अगर एक कॉलेज का नाम रखा जा रहा है। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही यार। हाँ आ रही, बोलिए बोलिए, अब बोलिए, आ रही। आपसे और जो है बीजेपी के जो साथी हैं हमारे विनोद जी से और अनिरुद्ध जी से, बीजेपी के साथी तो अनिरुद्ध जी हैं। खैर हाँ जी, अनिरुद्ध जी की ही बात कर रहा हूँ। दोनों से मेरा विनम्र आग्रह है कि डीडी न्यूज नेशनल चैनल है, इसको गांव में भी लोग देखते हैं। जी जी। आपसे एक अनुरोध है कि वीर सावरकर जी का आजादी में योगदान जरूर बताइएगा। हमने कई बार डॉक्यूमेंट्री बनाकर बताया सर। सर डॉक्यूमेंट्री देखिए सर, वो भी 14 के बाद बनी है, उसको देखें। तो 14 से पहले आप नहीं बनने देते होंगे, तब यही ना आप कह रहे हैं सर। तब ये आप कह दीजिए कि नेशनल जो है आपका डीजी न्यूज आज मोदी जी से प्रभावित है, इसलिए आप बना ले रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि 14 से पहले आप नहीं बनने देते थे इस तरह का डॉक्यूमेंट्री? क्या डॉक्यूमेंट्री बनी है? नहीं, 14 के बाद बनी है, वो फैक्ट है, मैंने ये कहा जी। हम ये कह रहे हैं कि आप बताइए उनका योगदान कि इस आंदोलन की वजह से वो जेल में गए,
किसकी वजह से वो इतने दिन रहे, और उसके बाद वहां पर वो माफीनामा लिखते हैं, फिर 60 रुपए की पेंशन लेते हैं। थोड़ा सा इंटरप्ट करूं, आप ही बता दीजिए कि सावरकर को किस अपराध में जेल हुई थी, बता दीजिए। क्या सावरकर ने किसी का कोई सामान लिया था? क्या सावरकर ने किसी के जमीन पर कब्जा किया था? उसके लिए उनको वो 2-2 कारावास हुआ था क्या? उम्र कैद, जो 2-2 उम्र कैद काला पानी की हुई थी, वो किस जुर्म में सावरकर को हुई थी सर? हम बताते हैं। बताइए। एक बिल्कुल अंग्रेजों के एक सुधारवादी आंदोलन कह लीजिए, या कुछ आप ये मान के चलिए कि वो हिंदू धर्म को रिलेटेड ऐसा था कि हिंदू धर्म में सुधार की एक प्रक्रिया का विरोध करके वो जेल गए। नहीं, सुनिए त्रिपाठी जी, आप जो इतिहास पढ़े, मौका दूंगा, संदीप जी मौका दूंगा, विनोद जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। 1 मिनट त्रिपाठी जी, 1 मिनट सुन लीजिए। आप जो भी इतिहास पढ़ रहे हो, मैं उसको घटिया तो कम से कम नहीं कहूंगा, लेकिन आपको इंदिरा जी का वो वक्तव्य समझना चाहिए जो आज की रिपोर्ट में भी हमने दिखाया है कि इंदिरा जी ने कहा कि अंग्रेज के उस राजज्ञा के विरोध का साहस करने वाला वो साहसी आदमी की आजादी की लड़ाई में एक अलग पहचान है, और इसलिए वीर सावरकर है। आप एक बार सुन लीजिए, जो क्राउन प्रिंस है, आप ये इतिहास सुन लीजिए। आप क्या प्रभु तिवारी वाला इतिहास बताए जा रहे हैं? इतिहास सुनिए इसको। इतिहास है इसका कि उसने अंग्रेज वीर सावरकर ने वो पहला वो शख्स था कि इंग्लैंड में रहते हुए भी क्राउन प्रिंस का विरोध किया था। उसने वो विरोध इतना प्रचंड था उसका, वीर सावरकर का, कि अंग्रेज ने उनको वापस फिर भारत भेजा, जिसके साथ में आप देखें कि उनको इतनी बड़ी बड़ी सजा और कितने मर्डर चार्ज में कितने में फंसाया गया, और उसके बाद उनको कहा गया कि काला पानी की सजा उनको मिली संदीप जी की बात। तो वो जिस आप बात कर रहे हैं, आप उस बात को मानिए कि सीधे सीधे ब्रिटिश राजा के, सम्राट के विरोध में बात करने वाला वो पहला शख्स था जो अंग्रेजों के खिलाफ खुद इंग्लैंड में रह के बोलता था। जी बोलिए आप संदीप जी, बोलिए। अब आते हैं सर, हमने एक बात कही ना सर कि एक आंदोलन का उन्होंने विरोध किया, वो जेल गए, हम उनको मानते हैं वहां तक। अब जो है एक रावण था, उसने कभी तपस्या की, भगवान की पूजा की तो भक्त था, उसके बाद उसने गुंडई की, लोगों को मारा, फिर अत्याचारी हो गया। तो किसी एक व्यक्ति के एक पहलू को आप सिरे से खारिज कर दें और एक को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं कि ऐसा लगे कि उनके अलावा कोई था ही नहीं। दिक्कत यहां पर है। अभी आपने कहा कि एक राज्याज्ञा के उल्लंघन, वहीं पे बताने का प्रयास कर रहा था विनोद जी, वो कंटिन्यू कर रहा था शुरू से वहां तक पहुंचता। बात यह है कि उस जिस कारावास की आप बात कर रहे हैं, उस समय उनके साथ 1100 से ज्यादा लोग उस समय उसी कारावास को, उसी जो है जेल में लोग भुगत रहे थे। उसमें से कितने लोगों ने माफीनामा लिखा, विनोद जी कृपया जरूर बताइएगा। मैं थोड़ा अनजान व्यक्ति हूं। मैं दो तीन चीजें जोड़ता हूं संदीप जी। सावरकर को आप सीमित कर रहे हैं, अभिनव भारत नामक संगठन को लेकर के उनका क्या योगदान है संदीप जी, इतना तो जरूर पढ़े होंगे। सब पे आते हैं सर, रिक्वेस्ट है, मेरी बात आ जाने दीजिए। ये गंभीर विषय है और मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, बेवजह कोई लगाता हूं, तथ्य बात करता हूं। ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, दर्शकों को पता चलना चाहिए कि उस काला पानी को काटते हुए इतने लोगों ने भी और माफीनामा लिखा और इतने लोगों को और पेंशन दी गई। ठीक है, आप पेंशन लेते हैं, आते हैं, लेकिन उसके बाद आजादी के योग 1924 में आप छूटते हैं। उसके बाद आजादी के कौन से आंदोलन में आपने भाग लिया? उसके बाद अभी बात आई मुस्लिम लीग की। सर, मुस्लिम लीग के साथ जब कांग्रेस ने संपूर्ण देश में इस्तीफा दे दिया, तो कौन अलग अलग प्रांतों में सरकार बना रहा था? ये भी सावरकर जी थे। मतलब आप सरकार बनाइएगा तो आप ठीक है, मुस्लिम लीग ठीक है, संदीप जी कांग्रेस के साथ है तब तो संदीप जी आप ये कह रहे हैं कि अगर उनको दोहरे काले पानी की सजा हुई थी, उनको अंडमान में ही निपट जाना चाहिए था और वहां से नहीं, आप यही कह रहे हैं, और वहां से रिहा होने के बाद जो उन्होंने किया वो सब उनको नहीं करना चाहिए था। वहां से रिहा होने के बाद क्या उन्होंने अपनी कोई संपत्ति बनाई? वहां से रिहा होने के बाद उन्होंने रत्नागिरी में रह करके और कई सामाजिक कार्य किए हैं संदीप जी। उन्हीं चीजों का अप्रिसिएशन किया गया आपकी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। सर 60 रुपए जो उनको पेंशन मिलती थी, उस समय डीएम की भी सैलरी उस समय उतना नहीं। पेंशन को लेकर के उनके प्रपौत्र ने इस चीज को खारिज किया है। उन्होंने कहा सावरकर जी के ऊपर कोई भी एक्टिविटी करने को लेकर के मनाही थी, उसके एवज में उनको जीवन यापन के लिए ये दिया जाता था। ठीक है,
अगर हमारे पिताजी जेल गए हैं और मैं ये आके गाना गाऊं कि हमारे पिताजी जेल नहीं गए हैं, हाँ। तो डॉक्यूमेंट थोड़ी ना झूठ बोलते हैं। डॉक्यूमेंट तो ये भी कहता है संदीप जी कि लाला लाजपत राय को छोड़कर कांग्रेस के किसी एक नेता ने लाठी तक नहीं खाई। डॉक्यूमेंट ये भी कहता है कि लाला लाजपत राय जी को छोड़ करके किसी कांग्रेस नेता को एक लाठी तक नहीं लगी। डॉक्यूमेंट ये भी कहता है कि जिस जेल में कांग्रेस के बाकी नेता रहे उसमें किताब लिखने की सुविधा और बैडमिंटन खेलने की सुविधा थी। ये भी डॉक्यूमेंट कहता है। अब बोलिए अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी बोलिए, अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए। संदीप जी एक बार चुप हो जाए तो मैं बोलता हूँ। संदीप जी जरा अनिरुद्ध जी को लाने दीजिए, फिर आपके पास आता हूँ। संदीप भाई मैंने बड़े धैर्य के साथ आप मत करिए। वीर सावरकर जी का योगदान जरूर बताइएगा, हम भी थोड़ा जी मैं बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं 10 सेकंड तो मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में बता दूं कि अभी बार बार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वीर सावरकर जी के नाम पे नहीं, मनमोहन सिंह भैया आपका क्या कहते हैं हिमाचल। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपके पॉइंट पे आता हूं। अरे चुप हो जाइए, आपकी बातों का भी जवाब देंगे, मैं लूंगा इनसे जवाब। अरे बाबा चुप हो जाइए, मैं बोलूंगा, आपकी बातों को बोलूंगा। देखिए बार बार ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी के नाम पे होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश कर्नाटक में इनकी सरकार है, लेकिन कहीं पे शुरुआत करते पीपी नरसिंह राव जी के नाम पे कुछ नहीं किया। मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखिए, हिमाचल में कर्नाटक में इनकी सरकार वहां करे, लेकिन वहां नहीं करेंगे। अब पता चला कि वो विसर्जन में नहीं जाते राहुल गांधी जी और विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा करते, लेकिन 4 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाते हैं। ठीक है, एक बात ये है कितना सम्मान दिखाते हैं वो अलग बात है। अब आती है बात वीर सावरकर जी की। वीर सावरकर जी को लेके इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया, 11,000 रुपए का उनको उनके ट्रस्ट के लिए डोनेशन दिया, साथ में फिल्म डिवीजन को कहा प्रशस्ति पत्र दिया, साथ में फिल्म डिवीजन को ऑर्डर दिया कि वीर सावरकर जी के नाम पे द ग्रेट रेवोल्यूशनरी नाम के एक मूवी बनाई जाए। और आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, इंदिरा जी ने तो ये बात कही और आज की कांग्रेस क्या बात करती है। बात यह होती है कि आप वीर सावरकर जी से इसलिए चिढ़ते हैं कि नेहरू जी का कद छोटा हो जाता उसमें उनका। नेहरू जी तो उस टाइम डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे, सुन लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे। एक कोई लीडर बता दीजिए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसको फांसी की सजा हुई हो, लाठी मिली हो या किसी को काला पानी की सजा हुई हो। इसका मतलब बैठ कर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया और किताबें लिखते थे। भैया आप ये बताइए ना, मोतीलाल नेहरू जी कौन से, तब भारत गरीब था ना, किसका वो मुकदमा लड़ते थे? रॉयल्स राय से चलने को नेहरू जी को, मोतीलाल नेहरू जी को मिलता था। और आप बात करते हैं वीर सावरकर जी को, 1909 में उनको सजा मिली, 1911 में उनको 2 आजीवन कारावास काला पानी की सजा मिली, 1921 में उनको सजा मिली। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्पष्ट रूप से 2020 में कहा कि माफीनामा का कोई भी एविडेंस डॉक्यूमेंट नहीं है। एविडेंस और डॉक्यूमेंट अगर है तो नेहरू जी और एडविना के प्रेम कहानी का, वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुशवंत सिंह जी अपने किताब में लिखते हैं, स्टैनली वार्ड अपने बुक में लिखते हैं, जो बायोग्राफर रहे हैं नेहरू जी के। मुझे एक चीज अनिरुद्ध प्रताप जी से मैं पूछना चाहता हूं। अनिरुद्ध प्रताप जी आपने जो ये बात कही कि सावरकर जी का नाम अगर उनको ड्यू रेस्पेक्ट मिले तो नेहरू जी का कद छोटा हो जाता, ये कैसे होता है ये बताइए। देखिए पूरे कांग्रेस का पूरा है कि कांग्रेस नेहरू और गांधी जो नकली गांधी हैं उनको डाउन करने के लिए इनका बस न चले तो महात्मा गांधी का नाम ये हटा दें ये लोग, क्योंकि उनके नाम की रोजी रोटी इनकी चल रही है। अगर सावरकर जी, सरदार पटेल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, आप देखिए ना इंडिया गेट यहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, मोन्यूमेंट नहीं लगने दे रहे थे। ये बात करते हैं सरदार पटेल जी का यूनिटी ऑफ स्टैच्यू जब बना, कितना इन्होंने हाय तौबा किया। दिक्कत है जब जब कद बढ़ेगा सबका, तब तक नेहरू जी का और गांधी का, राहुल गांधी, नकली गांधी का कद हमेशा घटता रहेगा। ठीक है विनोद जी को, फिर उसके बाद संदीप जी के पास। विनोद जी जो ये बात एक बार फिर से निकल करके सामने आई है, तो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, फिर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। नाभा जेल को लेकर क्या हुआ था, नाभा जेल से राहत दिलाने के लिए, जवाहरलाल नेहरू जी को राहत दिलाने के लिए मोतीलाल नेहरू जी ने क्या समझौता किया था, कई तरह की बातें फिर सामने आएगी। त्रिपाठी जी, अगर आपको अनिरुद्ध जी के जवाब से मिल गया हो, बहुत एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको जवाब दिया है इन्होंने, अगर वो मिल गया हो, आप संतुष्ट हैं, ठीक है। आपने मुझे भी पूछा है, एक मिनट आप सुन लीजिए। पहले तो मैं ये बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की चर्चा के आया इसलिए नाम मैं बताता रहा हूं। ये 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय की समिति ने ये निर्णय लिया था इस कॉलेज की, ये 2025 है आज, तो ऐसा कोई मतलब नहीं था कि ये आज वीर सावरकर का नाम रख दिया गया है। आपकी पार्टी इसको पॉलिटिकल जो ये लाना चाह रही है, जो आप प्रमोद तिवारी कह रहे थे या दूसरे नेता कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली के चुनाव को सांप्रदायिक माहौल बना रही है। क्या वीर सावरकर के नाम लेने से सांप्रदायिक हो जाता है?
अगर ये सांप्रदायिक था तो अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में राहुल गांधी ने एक बार वीर सावरकर का नाम नहीं लिया, कभी नहीं बताया कि माफी वीर है। क्यों नहीं बताया? तो आप महाराष्ट्र के चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन में थे, वहां एनसीपी के साथ गठबंधन में थे, तो तब वहां पे सावरकर वीर थे। लेकिन दिल्ली में जैसे ही आप चुनाव की बात करते हैं तब आप सावरकर को सांप्रदायिक कहने लगते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। खेल चुनावी है। सावरकर का सीधा सीधी जो हिंदू और एक मिनट सुन लीजिए, हिंदू और हिंदुत्व को लेके जो उनकी अपनी एक फिलोसफी, एक दर्शन, एक विचारधारा थी, वो उनकी अपनी एक पहचान थी और उस पहचान को वो जीते जी कायम रखा। वो अपनी पहचान से कभी नहीं इस बात का समझौता किया। कांग्रेस से जो उनकी दिक्कत थी वो यही तुष्टीकरण की थी। वो देश के बंटवारे के लेके सीधे कांग्रेस के तुष्टीकरण को जिम्मेदार ठहराते थे। ठीक है, आप इतने पाप से लदे हुई है आपकी पार्टी, जिसमें वीर सावरकर की फिलोसफी को आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप सर्व से डूब जाएंगे। तो आप सिर्फ एक चिट्ठी ले आते हैं और कहते हैं ये माफी वीर है, आप उसको इतिहास से खारिज करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है त्रिपाठी जी, ये नए जनरेशन को, नई पीढ़ी को समझना चाहिए कि आपके इस नकली चिट्ठी से सावरकर खारिज नहीं होता। सावरकर का जो कृतित्व है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका ड्यू भारत ने या इस देश की परंपरा ने नहीं दिया है। आपकी दिक्कत यह है कि सावरकर की चर्चा होने लगेगी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की चर्चा सबसे तेज होगी, और जो आप उससे बचना चाहते हैं, आपकी मोहब्बत की दुकान बचना चाहते हैं। दिक्कत ये है। और क्या खेल चुनावी है संदीप जी? क्या खेल चुनावी है? महाराष्ट्र चुनाव के दौरान नहीं उठाया, आप दिल्ली चुनाव के दौरान उठा रहे हैं, जबकि ये डिसीजन तो 4 साल पहले हो गया था। सर अभी जहां तक बात विनोद जी ने कही कि हिंदुत्व का अपना वो चेहरा बचाए रहे, तो 1939 में जो सरकारें बनाई थी, जब कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद, गैर कांग्रेसी और मुस्लिम लीग के साथ वो कौन थी? अरे केरल में किसके साथ सरकार आपने बनाई भाई? यूएमएल के साथ ही तो, वही तो मुस्लिम लीग है, उसके साथ सरकार बनाए हो ना। अनिरुद्ध जी, जो भी एलिगेशन लगाना है लगा लीजिए, डंके की चोट पर जवाब देता हूं। एक सवाल का जवाब नहीं, आप बताइए ना, केरल में आप किसके साथ सरकार में गठबंधन में वहां पे थे? यूएमएल के साथ थे ना। करता हूं कि डिबेट नहीं। अरे क्या बात करते हैं? अरे गजब, आप सिमी से आप क्या कहते हैं, आप फंडिंग लेके वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, तो केरल के चीफ मिनिस्टर कह रहे थे। चलिए हो गया आपका डिबेट। क्या है, किस पे मुद्दे पे नहीं बताया क्या? आपको पता नहीं चला क्या? नहीं, डिबेट किस पे आप बताओ ना, कि यूएमएल के साथ किसने समझौता किया है, मुस्लिम लीग के साथ कितने समझौता किया है? वही लोग आज के यूएमएल में है, वही लोग फाउंडर थे जो 1947 के पहले थे। आप बताओ ना। उनका नाम को बेचना चाहते हैं, उनको डिफेंड नहीं करना चाहते, ये भाग के केरल जाएंगे। शांति से सुनिए। अरे केरल क्यों नहीं? केरल भारत का हिस्सा नहीं? आप नहीं बताओगे यूएमएल के साथ वर्तमान में कांग्रेस समझौता है या नहीं? दरअसल ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आजादी से पहले आपने जिनसे संबंध होने की बात कह रहे हैं आप, उसी का वो कह रहे हैं कि आप तो आजादी के बाद आज भी संबंध रखे हुए हैं उनसे। नहीं सर, नहीं, वो मुस्लिम लीग और जो, अरे वही लोग फाउंडर थे। अरे वही लोग फाउंडर थे, फ्रेंचाइजी मेंबर वही थे। त्रिपाठी जी, वो पाकिस्तान नहीं गए, वो इंडिया में ही रह गए, वो यही रह गए। अरे सर, अगर कोई हिंदूवादी पार्टी हो सकती है, अगर मान लीजिए, पहली बात तो इस देश में जाति धर्म के आधार पर कोई भी पार्टी अगर बनती है तो चुनाव आयोग इस बीच में आप सही बोल रहे थे, इस बीच में आप सही बोल रहे थे कि कोई हिंदूवादी पार्टी हो सकती है तो कोई मुस्लिमवादी पार्टी भी हो सकती है। भाई दिल की बात तो आ ही गई ना, जो दिल में इनके रहता है। आते हैं इधर उधर की बात मत करें, स्वस्थ चर्चा। ठीक है, आइए ट्रैक पर। जवाब दीजिए। 1939 में इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, तो ये कहना कि हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ, मुझे नहीं लगता कि वो भी एक पॉलिटिशियन थे और अपनी राजनीति धर्म का उपयोग करके करना चाहते थे, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी करती। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनके खिलाफ उस समय वीर सावरकर जी ने राजनीति की, आप सरदार पटेल जी की तो मूर्ति बनवा देते हो इतनी ऊंची सी। वही कह रहा हूं, अभी आप इनको कह रहे थे कि कहां भटक रहे हैं, आप पटरी से उतार रहे हैं। और मैं आपको एक बात कह दूं, आपने जो कहा ना मुस्लिम लीग के साथ सरकार, उसमें भी आंशिक सत्य है। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ डायरेक्ट कभी इन्होंने मिलकर के सरकार नहीं बनाई। बंगाल में इनके एक सहयोगी थे, उनके साथ एक मंत्रिमंडल में शामिल थे। ये बात सही है, प्रधानमंत्री थे, ये बात सही है। बंगाल प्रोविंस में इनके एक सहयोगी थे, वो उसमें शामिल थे मुस्लिम लीग के साथ। और आगे आते हैं सर, और आगे आते हैं। देखिए सर, विषय ये है
कि हमने कहा कि वीर सावरकर जी ने एक आंदोलन मूवमेंट चलाया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है, मैं मानता हूं इस बात, ठीक, लेकिन मैं इस बात को कतई नहीं मानूंगा। देखिए, इस देश में लोगों ने जो है अपनी जीवन की शहादत दी, फांसी चढ़ गए, युवा चढ़ गए, आप वहां से छूट के आते हो, किसी तरीके से छूट के आते हो, मैं मानता हूं। उसके बाद आपने आजादी के लिए क्या किया? विषय ये है, आप अगर जो है उनसे पूरा सहयोग लेते रहे, उनके यहाँ तक कि जब भारत छोड़ो आंदोलन होता, आप बताओ कांग्रेस का एक बड़े नेता का नाम बताइए। सामाजिक कार्य करते रहे, उन्होंने कभी अपनी संपत्ति नहीं बनाई, बिजनेस नहीं किया, खेती नहीं की, उन्होंने जो भी किया वो समाज के लिए ही किया, वहां से रिहा होने के बाद भी। नहीं सर, पेंशन हम बता रहे हैं क्या क्या किया मैंने। त्रिपाठी जी आपको मैं करेक्ट करूंगा यहाँ, त्रिपाठी जी मैं आपको करेक्ट करूंगा। आप एक मिनट रुकिए, आप इतिहास को जब गलत करने लगेंगे तो फिर मैं आपको करेक्ट करूंगा। आप 1924 में जब वो रिहा हुए थे, रत्नागिरी पहुंचे थे, तो उनके लेके अंग्रेजों ने काफी शर्तें लगाई थी, जिसमें शर्तें थी कि वो जिला से कभी बाहर नहीं होंगे, नहीं जाएंगे, जिसमें शर्तें थी कि कोई राजनीतिक एक्टिविटीज में वो शामिल नहीं होंगे, बिल्कुल, जिसमें शर्तें थी कि सावरकर का जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन कभी नहीं होगा। इतनी शर्तों से उनकी रिहाई, उनका बेल मिला था और वो रिहा हुए थे। अब आप बताइए कि 1924 में अंग्रेज के शासन में जिनके सामने में इतनी शर्तें थी, तो वो किस शर्त को तोड़ते हुए फिर से वो एक नारा बुलंद करते, कांग्रेस के साथ चले जाते? नहीं, देखिए, ये अपने सुविधा से, देखिए एक मिनट सर, अपने सुनिए, आप जो जवाब दे रहे हैं आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ये अपने सुविधा से जो इतिहास लेखन की परंपरा आजादी के बाद रही है, जवाहरलाल नेहरू ने भी एक किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है, कितना वो वेद जानते होंगे और कितना उन्होंने ऋग्वेद पढ़ा होगा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास, कमोबेश प्राचीन इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा जिनका ना वेदों से सरोकार रहा, न उपनिषदों से सरोकार रहा, न भारत के सनातन परंपरा से रहा। उन्होंने इतिहास लिख दिया और लोग पढ़ रहे हैं और आप उसकी इसीलिए तो आज करेक्शन हो रहा है, इसीलिए तो आज करेक्शन हो रहा है। मैंने नाभा जेल से रियायत का जिक्र किया। एक बात और पूछ लेता हूं, क्योंकि आपने सवाल उठाया था संदीप जी, नाभा जेल से रियायत के लिए क्या किया गया था, उसके बारे में बताइएगा। दूसरी बात आपने ये कहा कि सावरकर ने क्यों, वहां से सावरकर रिहा क्यों हुए। मैं आपसे पूछता हूं, शिवाजी को अगर औरंगजेब ने कैद कर लिया था तो शिवाजी को मिठाई की टोकरी में निकल करके बाहर नहीं आकर के बाहर नहीं निकलना चाहिए था क्या? बाहर निकल करके उन्होंने क्या क्या किया? अगर शिवाजी उन्हीं की कैद में रह जाते तो क्या हासिल कर लेते, बताइए जरा। वो आजीवन लड़ते रहे, यही बात कह रहा हूं सर कि वो शिवाजी आजीवन मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। भाई आप छूट कर आ गए ना, उसके बाद आप क्या करते हैं महत्वपूर्ण ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि उन्होंने क्या कोई बिजनेस किया या खेती की छूट के आने के बाद? पूछेंगे ना कि अंग्रेज चाकरी करके वीर कैसे हो गए आप? ठीक है। हमारे यहाँ संदीप जी ये नहीं बता पा रहे हैं कि लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठी पड़ी, कांग्रेस के इनके अलावा कोई बड़ा नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी एक व्यक्ति काला पानी की सजा हुई हो, फांसी हुई हो, देश निकाला हुआ हो, कुछ नहीं हुआ। सब बड़े आराम से मजे के साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते थे। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं भाई, उस टाइम तो आप ही लोग कहते हैं ना, कांग्रेस के लोग, देश गरीब था, गरीबी हटाओ। तो भैया रॉयल राज में कैसे चलते थे आज उस टाइम के बड़े वकील? नेहरू जी कैसे चलते थे? मोतीलाल नेहरू जी किसका केस लड़ते थे भाई? भारत के लोग पास पैसे नहीं थे, किसके पैसे चलते थे वो? दिक्कत ये है कि इन लोगों, दो चीज है, ये जान लीजिए, जब इतिहास खंगालेंगे, जब सरदार पटेल जी का नाम, सुभाष जी का नाम, वीर सावरकर जी का नाम, तब ये लोग नेहरू का नाम कम होगा, नेहरू जी का। ठीक है, उनका जो योगदान था, प्रथम प्रधानमंत्री रहे। देखिए एक बात कहें, चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई चाहे सावरकर को घटाने की कोशिश करे या कोई नेहरू जी को घटाने की कोशिश करे, जो सच्चाई है वो तो धीरे धीरे निकल करके आएगी। जो सच्चाई दबी हुई है वो भी धीरे धीरे निकल कर आती रहेगी। भले आप उसमें शामिल हों, समर्थन करें, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, किसी को घटाने की जरूरत नहीं है, ना नेहरू जी को घटाने की जरूरत है, ना सावरकर जी को घटाने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप त्रिपाठी जी जुड़ने के लिए, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी जुड़ने के लिए, विनोद जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कर्नाटक में फ्रीबी की एक और मार पड़ी है, बस किराया बढ़ गया, उसमें जो पत्नी है वो तो फ्री में चल रही है, पति को डबल किराया। बीजेपी ने सवाल उठाया। ब्रेक इस समय। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि दक्षिणी राज्य कर्नाटक से खबर है, और खबर है फ्रीबी की एक और मार की। दरअसल खटाखट इकोनॉमी में चुपके से किराया बढ़ा दिया गया। फ्री बस राइडिंग के बीच कर्नाटक सरकार ने बसों के किराए में 15% की बढ़ोतरी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 गारंटी में फ्री बस का वादा किया था, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए। अब पत्नी के किराए को पति से वसूला जाएगा क्या? क्योंकि जिस तरह किराया बढ़ा दिया गया। सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले को बीजेपी ने अनर्गल बताया है। बीजेपी कल पूरे राज्य में इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी का आरोप है कि गारंटी योजना से स्टेट ट्रांसपोर्ट दिवालिया होने के कगार पर है, और इसी की भरपाई सिद्धारमैया सरकार जनता पर यह टैक्स बढ़ाकर करना चाहती है। कर्नाटक सरकार का मानना है कि 2015 के बाद किराया नहीं बढ़ा है, इसीलिए किराए में संशोधन तो जरूरी था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिजली, पानी, दूध, डीजल, पेट्रोल, सब जरूरी चीजों के दाम में वृद्धि करने के बाद सरकार क्या तर्क देगी? और उधर गारंटी में फंसी हिमाचल सरकार, उसने भी अपील की है कि जो संपन्न लोग हैं उनको मुफ्त और सब्सिडी बिजली के मामले में नहीं लेनी चाहिए। सवाल यह है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि जितना वादा निभा सको उतना ही वादा किया करो। लेकिन चुनाव जीतने के फॉर्मूले में कांग्रेस सरकार एक हाथ से फ्री दे रही है और दूसरे हाथ से वसूल रही है। तो क्या तर्क है इसके पीछे? कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने राज्य में बसों का किराया बढ़ाए जाने की घोषणा की और यह बात कही। In 2020, December 26th, at that time, Yediyurappa was chief minister. They hiked 12% fare hike. Why they did? We were spending 13 crores for diesel. And every day 4 crores more we are spending for diesel for one day. And our salaries and other things, we were spending 12 crores every day 5 years back. Now we are spending 18 crores. That means in diesel and salaries, we are spending 10 crore more than last 5 years. तो ये तो कर्नाटक सरकार का तर्क है। लेकिन कर्नाटक भाजपा के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने कुछ नहीं किया। राज्य सरकार की जगह मैं राज्य के लोगों से क्षमा मांगता हूं। सरकार 15% टिकट रेट राइज किया है, उनको दूसरे रास्ता नहीं है, क्योंकि आश्वासन दे दिया था 5 गारंटी किया, गारंटी अभी चलाने उनको नहीं होगा। इसके वास्ते अभी प्राइस रेस तो कॉमन है। तो अभी मुख्यमंत्री बोल रहा है अरे हम कुछ नहीं कर सकता, हम जरूर ऐसे करना है। उसके वास्ते हमें क्षमा मांगेंगे, लोगों से क्षमा मांगेंगे। लेकिन ये जो फ्रीबी वाला मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्नाटक सरकार ने जो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की है, उसको लेकर योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना में वापस जाना ये गलती है। हम देखेंगे कि वो कितना अच्छा करते हैं। आप हमेशा उठाई गई चिंताओं का ध्यान रखने के लिए नई पेंशन योजना में संशोधन कर सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना में वापस जाना एक बुरा विचार है। The fact that we moved away from that scheme to the new pension scheme, and that was actually done during the Vajpayee government. I think that was the right decision. Throughout the UPA, it continued. That was the right decision. As far as the central government is concerned, it still continues. It's the states, however, which seem to be now, some of them are dithering and going back to the old scheme. Well, I mean, I think it's a mistake. And we will see how well they do. तो ये बहस तो वैसे बढ़ी है फ्रीबी वाली, लेकिन लोगों के ऊपर तो रोज की रोज मार पड़ रही है कर्नाटक में। सीधे जुड़ते हैं अपनी संवाददाता शुभ्रा से, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। पहले शुभ्रा के पास चलता हूं। शुभ्रा, ये बताइए कि जिस तरह से कि ये किराया बढ़ाया गया है, लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, सरकार तो, गवर्नमेंट तो अपना कहती है हाँ बड़ी मजबूरी थी, बड़ा कंपल्शन था, बढ़ा दिया। बीजेपी अपोजिशन में है, विरोध करेगी। लोगों का क्या कहना है इस किराए के बढ़ाने पर? क्योंकि पहले भी कई चीजों की कीमत बढ़ चुकी है, प्राइस राइज वहां पर काफी हुआ है।
हम अगर कर्नाटका की बात करें तो लोगों ने पहले इन्होंने गारंटी योजना को लेकर इन्होंने बोला था कि कर्नाटका में कांग्रेस तो अच्छा आ रही है, लेकिन अभी कर्नाटका के कांग्रेस गवर्नमेंट एक के तरफ एक बढ़ोतरी लाने के वजह से कर्नाटका के लोग भी भयभीत हो गया है कि आगे क्या हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि हम देख सकते हैं डीजल, पेट्रोल, दूध, कहीं जो जीवन के लिए आवश्यक सामान थे इसके सारे में बढ़ोतरी ला चुके थे। अभी 15% इसका बढ़ोतरी बस रेट में आ गया है और इस बढ़ोतरी के पीछे केएसआरटीसी, बीएमटीसी और केकेआरटीसी और केडब्ल्यूकेआरटीसी ने पहले ही गवर्नमेंट को बता चुके थे कि अगर इसमें टिकट ना देने के वजह से शक्ति योजना में हम मुफ्त में दिया तो आगे जाके ये समस्या हो सकता है, लेकिन सरकार ने उनको बात नहीं मानी थी, क्योंकि अब जब इन्होंने बताए थे तब चुनाव था कर्नाटका में, उपचुनाव के कारण इन्होंने चुनाव को हाथ में लेकर इन्होंने फ्री का अनाउंसमेंट भी किया था, लेकिन अब इन्होंने अनाउंसमेंट को वापस ले रहे हैं क्योंकि वो इन्होंने बढ़ोतरी ला चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के लिए मुफ्त था, ना केवल महिला प्रयाण कर सकते हैं, पुरुष भी यहाँ पर रहते हैं। अगर इनको ज्यादा बढ़ोतरी लाए तो आगे जाके क्या हो सकता है, ये सारे के सारे प्रश्न कर्नाटका के जनता के सामने है। शुभा लौटता हूँ। विनोद जी, हम लोग तो शॉर्ट सर्किट वाली जो मार है उस पर कई बार चर्चा कर ही चुके हैं। एक और ताज़ा मार कि जो महिलाएं हैं उनको तो चलिए फ्री के तहत जो है फ्री में बस यात्रा करेंगी, लेकिन उन्हीं के घर से पैसा तो जाएगा जो बढ़ा हुआ किराया जाएगा। जब उनके हस्बैंड, उनके घर के पुरुष जब बढ़ा हुआ किराया देंगे तो फिर तो वही बात हुई, कान को इधर से पकड़िए या घुमा के पकड़िए, शॉर्ट सर्किट हो रही है। राजेश सुभा जी बता रही थी कि उसमें देखिए हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ का कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। यस, अगर ये फ्री मिलती है, इसका कर्नाटक का आज का ये आप उदाहरण देख लीजिए कि वहाँ पे ऑलमोस्ट जो लोग हैं उनके पत्नी जो है वाइफ को वहाँ फ्री बसेस का राइडिंग तो मिल जाएगी सुविधा, लेकिन उनके ही हस्बैंड को वो दुगुना चार्ज देना पड़ेगा। तो एक परिवार को जितना आपने किसी को फायदा दिया है तो दूसरे रूप में आपने उसी परिवार के मेल मेंबर से उससे ज्यादा वसूल लिया है। तो कोई फायदा दुनिया में कई चीज फ्री होती नहीं है, ये बात तो पहले हमें समझने की जरूरत है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये 5 गारंटी की जिद क्यों, जब कांग्रेस के अध्यक्ष खुद इस बात को मान चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि आप अपने बजट से ज्यादा के वादा करते हैं तो आप गलत करते हैं, आप अपने सीमा से ही किसी को वादा करिए। बिल्कुल, लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया क्या सुनाया है बाइट, वो कमाल की बात है कि आज अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार जिस तरह से एक तरह से आप कहिए कि वो घुटने पे आ गई है कि वो लोगों से अपील कर रही है कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, तो उसके पीछे एक ओल्ड पेंशन ओपीएस भी है। बिल्कुल, अब वहां 14,000 अगर एम्प्लॉई हैं तो 26,000 ओल्ड पेंशन स्कीम के रिटायर्ड लोग भी हैं। तो अब आप सरकार को हर महीने तनख्वाह देने की नौबत पे सबसे समस्या आ गई है, तो पेंशन देने वालों को ओल्ड पेंशन स्कीम से वो कैसे लाए। तो इन सारी समस्याओं के बीच में ये खटाखट इकोनॉमी ने डिरेल किया है स्टेट के इकोनॉमी। बिल्कुल, इसका जिसे कहते हैं ना कि बैकफायर कर रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर ये मार पड़ रही है। और इस तरह से अगर घर की महिलाएं मुफ्त में चलेंगी और जो है पुरुषों को डबल किराया देना होगा तो कुछ घरों में विवाद भी हो सकता है। ऑन अ लाइटर नोट, बहुत बहुत शुक्रिया शुभा जुड़ने के लिए आपका बेंगलुरु से, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए यहाँ स्टूडियो से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, नमस्कार।